हेलो बच्चों। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग के जैसा ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। जितना कि तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है उतना ही क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी इंपॉर्टेंट है। इसके सवाल जेई के अंदर भी बहुत देखे हुए और नीट में भी बहुत देखे हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारा चैप्टर है, इसको पढ़ने से पहले हमें किसके बारे में समझना पड़ेगा? सबसे पहले हम समझेंगे किसके बारे में, एडिशन कंपाउंड के बारे में समझेंगे। पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? एडिशन कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, एक बार अगर एडिशन कंपाउंड समझ में आ गया तो फिर उससे हम क्या आगे रिलेट कर पाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। देखो, समझने के लिए मेरे लिए यहाँ पर दो तरह के सोल्ट लिए हैं। एक लिया मैंने A प्लस बी माइनस और दूसरा सोल्ट लिया मैंने C प्लस एंड डी माइनस। ठीक है, आपको ये पता होगा जब भी मैं अगर सोल्ट की बात करूंगा तो वहां क्या होगा, एक केटायन रहेगा और एक एनायन रहेगा। तो इसमें मेरे पास क्या है, केटायन एनायन, एक सोल्ट ये रहा, दूसरा सोल्ट है मेरे पास C प्लस एंड डी माइनस। यहाँ पर भी केटायन एनायन दोनों है। ठीक है, अब मेरे को करना क्या है, इन दोनों ही सोल्ट को कहाँ डालना है, एक बीकर में डालना है। क्या करना है, इन दोनों ही सोल्ट को मैंने किस में डाल दिया, एक बीकर में डाल दिया। ठीक है, इस सोल्ट को बीकर में डाल दिया, इस सोल्ट को बीकर में डाल दिया। ठीक है, और यहाँ क्या था, मेरे पास पानी भरा हुआ था। क्या था इसमें, मेरे पास पानी था, मतलब एक्वस सॉल्यूशन की बात करनी है। जब तुम्हारे पास ये वाला सोल्ट और ये सोल्ट दोनों ही पानी में गए तो क्या होगा, यहाँ पर हर तरह के आयन दिखेंगे, नहीं दिखेंगे? पानी के अंदर सारे के सारे आयन्स रहेंगे। अब करना क्या है, इसके बाद मुझे क्या कर देना है, जो भी मेरा एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है, ये जो मेरा एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है, इसका कर दिया जाएगा हमारे पास, क्या कर देंगे इसका, क्रिस्टलाइजेशन। क्या कर देंगे इसका, क्रिस्टलाइजेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद जो मेरे पास कंपाउंड बनकर तैयार हुआ, मान के चलो ये मेरा कंपाउंड बनकर तैयार हो गया। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद मेरे पास ये कंपाउंड बनकर तैयार हुआ। इस कंपाउंड को ही क्या बोला जाएगा हमारे पास, एडिशन कंपाउंड। क्या बोला जाएगा इस कंपाउंड को, एडिशन कंपाउंड बोला जाएगा। ठीक है, अब एडिशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरह का रिलेशन है उसको समझिए। देखिए, जब तुम्हारे पास एडिशन कंपाउंड की बात करोगे तो होगा क्या, ये जो मेरा एडिशन कंपाउंड है इसको मैं फर्दर किस में डालूंगा, इसको मैंने फर्दर डाल दिया, लेट्स अप, किस में डाल दिया मैंने इसको, अगेन मैंने इसको डाल दिया किसमें, पानी में। क्या करना है मेरे को, इसको अगेन पानी में डालना है। पानी में डालने के बाद मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या हो सकती है मेरे पास, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो मेरे पास ये कंप्लीटली टूट जाए, क्या हो जाए मेरे पास, कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज होने का मतलब क्या होगा, इसका जो मेरे पास अल्फा होगा विच इज अप्रोक्सीमेट 1। ठीक है, कंप्लीटली आयनाइजेशन का मतलब ये था। या फिर एक केस बन सकता है मेरे पास जहां पर ये क्या हो, पार्शियली आयनाइज हो। क्या हो मेरे पास, पार्शियली आयनाइज हो। पार्शियली आयनाइज का मतलब मेरा जो अल्फा होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, अब जब मेरे पास ये कंप्लीटली टूट गया, कंप्लीटली टूट गया इसका मतलब ये सारे के सारे आयन देगा, नहीं देगा वापस, सारे आयन कौन से, ये चारों। ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी प्लस एंड डी माइनस, सारे के सारे आयन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ सारे के सारे आयन अगर कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, इसका मतलब ये जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, डबल सोल्ट। क्या बोला जाएगा इसको, अगर कंप्लीटली टूट जाता है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, उसको हम बोलेंगे डबल सोल्ट। ठीक है, बट अगर मेरे पास ये पार्शियली आयनाइज हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, उसको बोला जाएगा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोला जाएगा उसे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाएगा। अब एक सवाल है, आपको कैसे पता चलेगा कि वहां पर सारे के सारे आयंस का टेस्ट दे रहा है, सॉरी यहाँ पर सारे के सारे आयन मिलेंगे? क्या करना पड़ेगा मुझे, इसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करने का मतलब है मेरे पास यहाँ पर जितने भी तरह के आयन है इन सभी का क्या होना चाहिए, मेरे पास टेस्ट देना चाहिए। ए प्लस का भी टेस्ट होता है, बी प्लस का मतलब यहाँ पर तो मैंने ये लिया है, बट तुम्हारे पास प्रैक्टिकली अगर देखोगे, जैसे तुम्हें पता होगा, अगर मैं Cl माइनस आयन की बात करूं, अगर तुमने इस Cl माइनस की रिएक्शन करवा दी, लेट सपोज AgNO3 के साथ रिएक्शन करवा देते हो, तो क्या बनाता है मेरे पास, ये AgCl बनाता है। और AgCl क्या फॉर्म करता है मेरे पास, प्रेसिपिटेट बनाता है या नहीं बनाता। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास वहां पर कौन सा आयन प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन वहां प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसी तरह से हर आयन का क्या होता है, मेरे पास टेस्ट होता है, तो उससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि वहां पर सारे के सारे आयन मिले या नहीं मिले। अगर सारे के सारे आयन मिल गए तो उसको क्या बोला जाएगा, डबल सोल्ट बोला जाएगा। और अगर सारे आयन का टेस्ट नहीं दे पाया तो फिर उसे क्या बोला जाएगा, हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाएगा। ठीक है, अब लेकिन मैं क्या सारे के सारे वहां प्रैक्टिकल तो करने बैठूंगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें
एक जनरल तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का। जब भी तुम्हारे पास डबल सोल्ट बनेगा तो यहाँ पर जो मेरे पास सोल्ट लिया जाता है ना, वो किस में लिया जाता है, यहाँ पर इक्विमोलर रेशियो में लिया जाता है। यहाँ जो सोल्ट लेते हैं वो किस में लेते हैं हम लोग, इक्विमोलर रेशियो में लिया जाता है ये, ठीक है। और यहाँ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारे पास दोनों सोल्ट में से एक सोल्ट ऐसा होगा जो एक्सेस में रहेगा, दूसरा हमारे पास कम रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम एडिशन कंपाउंड के बारे में लिखेंगे, फिर बाकी बातें लिखते हैं। देखिए अब एडिशन कंपाउंड समझ में तो आ गया, उसको डिफाइन कैसे किया जाएगा। एडिशन कंपाउंड, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या बना। ये बनेगा मेरे पास when two or more when two or more salts are mixed together in aqueous solution in aqueous solution and their crystallization is done, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, when two or more salts are mixed together in aqueous solution and their crystallization is done, such compound obtain is known as addition compound, ठीक है। जैसा कि अभी आपके सामने बोला, करना क्या है, दो सोल्ट, दो या दो से ज्यादा सोल्ट हो सकते हैं, उनको क्या करना है, हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मिलाना है। फिर उसके बाद क्या कर देना है, उसका क्रिस्टलाइजेशन होगा, जो क्रिस्टलाइजेशन के बाद बनेगा उसे ही क्या बोलना है, हमारे पास एडिशन कंपाउंड बोलना है। अब होता क्या है, इसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट लाइन क्या बनेगी, ऑन ऑन द बिहेवियर of addition compound behavior of addition compound in aqueous solution in aqueous solution it is classified as कैसे क्लासिफाई करा था हमने इसको, दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, या तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो या फिर क्या हो हमारे पास पार्शियली डिसोसिएट हो, ठीक है। जब कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा तो क्या बोला उसे, कंप्लीटली डिसोसिएशन की कैसे बोला आपने, डबल सोल्ट। और जब पार्शियली डिसोसिएट हो रहा तो क्या बोलना है उसके लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो देखो यहां पर अब नेक्स्ट है हमारे पास पहला जो इसमें पार्ट लिया जा रहा है, दैट इज डबल सोल्ट, ठीक है। डबल सोल्ट को हमारे पास एक और नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, लेटिस सोल्ट, ठीक है। डबल सोल्ट या फिर लेटिस सोल्ट। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, डबल सोल्ट को इजीली आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, कि हमारे पास जो सोल्ट लिए उनका क्या होना चाहिए, इक्विमोलर रेशियो, एक इसका, या फिर हो सकता है दो इसके दो इसके, दोनों ही अगर मेरे पास सेम रहे, इक्विमोलर रहे, तो फिर वो क्या बनाएगा, डबल सोल्ट बनाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर when इसको ऐसे लिखो, एडिशन कंपाउंड which is obtained by equimolar ratio of salt, ठीक है। एडिशन कंपाउंड विच इज ऑब्टेन बाय इक्विमोलर रेशियो ऑफ सोल्ट, वो क्या होगा मेरा, क्या कौन सा सोल्ट बनेगा, डबल सोल्ट बनेगा, ठीक है। पहली लाइन तो ये हो गई। दूसरा क्या है,
देखो जब मेरे पास ये डबल सोल्ट बन रहा था, डबल सोल्ट बन रहा था, तो मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है अपने पास, इसका जो अल्फा होता है वो हमारे पास 1 होता है। अल्फा 1 होने का मतलब है कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ तो क्या ये अपने सारे के सारे आयंस का टेस्ट देगा या नहीं देगा? ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट भी हो रहा है और सारे के सारे आयंस का टेस्ट भी दे रहा है। ठीक है, ये दोनों बातें भी लिख लेते हैं। इन डबल सोल्ट, in double salt it is it is in double salt it is completely it is completely ionized in their respective ions and and lose their lose their identity and lose their आइडेंटिटी। लूज देयर आइडेंटिटी से मतलब क्या है मेरा, देखो जब भी तुम्हारे पास कोई सोल्ट होगा, जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पर NaCl, क्या लिखा मैंने NaCl। अब मैं जब इसको पानी में फेंकूंगा तो होगा क्या, मेरे पास वहां पर Na प्लस भी होगा और क्या होगा Cl माइनस, ये दोनों ही किसमें होंगे मेरे पास एक्वस फॉर्म में। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मेरे पास NaCl बच रहा है? नहीं बच रहा ना, मेरे पास क्या है Na प्लस। इसका मतलब इसने अपने सोल्ट की क्या करी, आइडेंटिटी लूज कर दी, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये सोल्ट क्या कर चुका है, अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुका है। ठीक है, तो देखो आगे, अब यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स है वो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। पहला जो एग्जाम्पल है हमारे पास, पहला क्या लिया है, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। ठीक है, अब मुझे चेक करके बताओ आप लोग कि यहाँ पर जो मैंने डबल सोल्ट बनाया, सॉरी जो एडिशन कंपाउंड बनाया है वो मेरे पास इक्विमोलर में है या नहीं, कैसे पता करोगे? ठीक है, चेक करो इसमें KCl के कितने मोल लिए आपने, 1 मोल। MgCl2 का भी कितना मोल लिया, 1 मोल। जब दोनों का ही 1-1 मोल है, इसका मतलब ये क्या बन गया मेरा, इक्विमोलर रेशियो बन रहा है नहीं बन रहा, इसलिए किस में जाएगा मेरे पास, डबल सोल्ट में जाएगा। किस में जाएगा ये, डबल सोल्ट में जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, इसको जब तुम क्या करोगे, पानी में डालोगे, अभी कौन सी फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में। जब क्या करा इसको, पानी में डाला, एक्वस फॉर्म में डाला, तो क्या करेगा ये, सभी आयंस का टेस्ट देगा। कौन कौन सा आयन का टेस्ट देगा, ये मेरे पास पोटेशियम आयन का टेस्ट देगा। ठीक है, और क्या है मेरे पास यहाँ पर, मैग्नीशियम आयन का टेस्ट देने वाला है, और साथ में किसका टेस्ट देगा, ये क्लोराइड आयन का। इसका मतलब जितने ही मेरे पास यहाँ पर आयंस है उन सबका क्या करेगा, ये टेस्ट देगा। दैट मींस ये क्या है मेरा, डबल सोल्ट है। ठीक है, इसका आप नाम भी ध्यान में रखिएगा, जो ये लिखा हुआ है KCl.MgCl2.6H2O, इसका एक नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्नेलाइट। क्या बोलते हैं इसको, कार्नेलाइट के भी नाम से जानते हैं। इसके एक दो और एग्जांपल है, वो भी चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हमने देख लिया कार्नेलाइट। अगला एग्जांपल है हमारे पास फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या है अगला एग्जांपल, फेरस अमोनियम सल्फेट, दैट इज FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस डॉट SO4, सॉरी अमोनियम सल्फेट है ना, NH4 होल ट्वाइस फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, डॉट 6H2O। ठीक है, ये है हमारे पास फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या है हमारा ये, फेरस अमोनियम सल्फेट। इसको एक और नाम से जानते हैं, पहला तो मैं लिख देता हूं, फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट। और एक कॉमन नाम भी है इसका, इससे कई बार सवाल पूछा हुआ है, मोहर सोल्ट। ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेता है मोहर सोल्ट के बारे में, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एलम का नाम सुना होगा, किसका, एलम का, पोटाश एलम। पोटाश एलम क्या होता है हमारे पास, देखिए पोटाश एलम है मेरे पास, इट इज K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोटाश एलम। क्या है ये, पोटाश एलम। अब अभी आपको शायद पता भी होगा कि रीनीट में डायरेक्ट इससे एक सवाल भी आया था, सिर्फ इतना पूछा हुआ था कि पोटाश एलम के अंदर पोटेशियम K+ आयन और सल्फेट आयन का रेशियो कितना होगा।
तो आपको दिख रहा होगा इसमें K प्लस, यानी कि पोटेशियम आयन कितने मेरे पास, 2 पोटेशियम आयन, और टोटल सल्फेट आयन कितना है 1 और 3, टोटल सल्फेट आयन है मेरे पास 4। तो रेशियो क्या बन जाएगा, पोटेशियम और उसका क्या रेशियो बनेगा, K प्लस और सल्फेट आयन का अगर रेशियो की बात की जाए तो ये था 2 और ये था 4, तो रेशियो क्या बनकर आ गया 1:2। इतना इजी सवाल डायरेक्ट पूछा होता, लेकिन उसके लिए क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए था इसका डायरेक्ट, ठीक है, पोटाश अलम का क्या फॉर्मूला है। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमारा डबल सोल्ट या लेटेस्ट सोल्ट क्या है, ठीक है। अब सेकंड वाले पे चलते हैं। अब सेकंड वाला क्या था मेरा, बताओ सेकंड वाला क्या था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है सेकंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर इसका एक और नाम होता है कॉम्प्लेक्स सोल्ट। क्या बोल सकते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स सोल्ट, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एडिशन सोल्ट होगा उसमें क्या था, सॉरी जो डबल सोल्ट होगा उसमें क्या था हमारे पास, इक्वी मोलर रेशो था। इक्वी मोलर मतलब दोनों तरफ हमारे पास सेम देखने को मिलेगा। आप चाहे तो ये सारे के सारे एग्जांपल देख सकते हो। पहला मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर 1:1 का रेशो था, ठीक है। दूसरा आप चेक करोगे, यहाँ पर भी 1:1 का रेशो और यहाँ पर भी 1:1 का रेशो है। हाँ, अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि भैया डॉट का मतलब क्या है, जब भी हम किसी भी एडिशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको जनरली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलो आ जाओ, हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा, व्हेन एडिशन कंपाउंड, डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी, व्हेन एडिशन कंपाउंड, व्हेन एडिशन कंपाउंड इज formed by, is formed by, क्या होने वाला है यहाँ पर, मुझे बताओ, यहाँ पर भी इक्विमोलर रेशियो होगा या फिर एक ज्यादा होने वाला है, क्या रहने वाला है यहाँ पर, एक ज्यादा होगा, बाय मिक्सिंग ऑफ, बाय मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्ट्स, टू सॉल्ट्स इन विच, टू सॉल्ट्स इन विच, टू सॉल्ट, इसको ऐसे लिख लो, टू सॉल्ट आउट ऑफ विच, टू सॉल्ट आउट ऑफ विच, आउट ऑफ विच वन इज, वन इज इन एक्सेस, ठीक है। एक क्या होगा मेरे पास, एक्सेस में होगा। अगर सेम हो जाता है तो क्या बोल दोगे, डबल। अगर सेम नहीं रहता तो क्या बोल दिया जाएगा, उसको कॉम्प्लेक्स सोल्ट बोल दिया जाएगा। अब वहां पर क्या हो रहा था, कंप्लीटली आयनाइज हो रहा था या पार्शियली, वो था कंप्लीट, ये क्या होगा, पार्शियली आयनाइज होगा, ठीक है। इट इज partially ionized, partially ionized in aqueous solution, partially ionized in aqueous solution, ठीक है। वहां पर क्या हो रहा था, सभी का टेस्ट मिल रहा था। क्या यहाँ पर सभी का टेस्ट मिलेगा, नहीं मिल सकता, जब पूरा आयनाइज नहीं हुआ तो सभी का टेस्ट कैसे देगा। सेकंड चीज मुझे बताओ, वहां पर हमारे पास वो क्या कर रहा था, अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा था, यहाँ पर क्या होगा, रिटेन करके रखेगा, ठीक है। अभी कैसे करेगा रिटेन, उसकी बात करेंगे। these compound, these compound, सॉरी इसको ऐसे लिखो थोड़ा सा अच्छे से, it retain, it retain the identity, it retain the identity of the salt। किसकी आइडेंटिटी रिटेन करने वाला है, ये सोल्ट की आइडेंटिटी को रिटेन करने वाला है, ठीक है। तो इसके 3 पॉइंट हो गए। अब देखिए हमारे पास आगे क्या होगा। अब यहाँ पर जैसे उसके एग्जाम्पल समझे वैसे इसका भी एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर आगे देखते हैं। मान के चलो मैंने क्या लिया, जनरल एग्जांपल जो आपने देखा भी होगा एनसीईआरटी में, 4 KCN। क्या लिया मैंने, 4 KCN, ठीक है। इसके साथ लिया मैंने FeCN2। ये दो तरह के सोल्ट थे। एक सोल्ट कौन सा है मेरे पास, KCN पोटेशियम साइनाइड, और एक लिया मैंने यहाँ पर FeCN2। अब इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, इन दोनों का कौन सा क्या लिया है तुमने, एक्वस फॉर्म लिए,
ठीक है। एक्वस फॉर्म लेने के बाद इसका क्या कर दिया हमने, क्रिस्टलाइजेशन। क्या कर दिया इसका, क्रिस्टलाइजेशन कर दिया। जब क्रिस्टलाइजेशन करोगे तो क्या होगा तुम्हारे पास, सोच के बताओ। जैसे आप क्रिस्टलाइजेशन करोगे तो क्या होने वाला है, एक मिनट इसको लिख देता हूँ वापस। ठीक है, इसका जब क्रिस्टलाइजेशन करा तो क्या होगा, एडिशन कंपाउंड बनना था। कैसा एडिशन कंपाउंड बनेगा देखो, 4 KCN.FeCN2। बोलो बनेगा ही नहीं बनेगा ऐसा एडिशन कंपाउंड, 4 KCN.FeCN2। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर दोनों का रेशियो सेम है या नहीं, क्लियर दिख रहा होगा, नहीं है साहब। एक दे रखा है मेरे पास 4 मोल और एक दे रखा है 1 मोल। अगर एक 4 है एक 1 है, इसका मतलब सेम तो नहीं है ना। तो क्या होगा फिर मेरे पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या होगा ये, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये सभी आयन का टेस्ट देगा, नहीं देगा। ठीक है, नहीं देगा। अब मेरे को यहाँ पर एक चीज में लिखिए कि ये हमारे पास क्या करता है, आइडेंटिटी को रिटेन करके रखता है, मतलब आइडेंटिटी लूज नहीं करने वाला। अब वो कैसे करेगा, उसके लिए मेरे पास जो एक कंपाउंड बना है, इसी कंपाउंड का एक मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन भी है। ठीक है, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन देखो कैसा है, क्या बना था मेरे पास, 4 KCN.FeCN2। ठीक है, ये मेरे पास बना था। अब इसका जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन इसका किस तरह का लिखा जाता है, दैट इज K4FeCN6। ये इसका मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें देखोगे, आप चेक कर लो सारी चीजें सेम है या नहीं। इधर पोटेशियम कितने थे, 4, इधर भी 4 है हमारे पास। आयरन 1 था, इधर भी 1 है। इधर साइनाइड कितने, 6, इधर कितने, 4 और 2 6। इसका मतलब सेम चीज है, बट रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर मेरे पास किस किस आयन का टेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पर देखो कि एक तो डब्बे वाला पार्ट है और एक डब्बे के बाहर है। ठीक है, तो होता क्या है, जब तुम इसको पानी में फेंकते हो, कहाँ फेंकना है इसको, पानी में, मतलब एक्वस फॉर्म में फेंकना है। तो जैसे एक्वस फॉर्म में फेंकोगे, पानी में फेंकोगे तो क्या होगा, यहां से मुझे पोटेशियम तो मिल जाएगा कंप्लीट। ठीक है, 4K+ का टेस्ट तो मिल गया, लेकिन मुझे यहाँ पर आयरन का या साइनाइड का टेस्ट देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर मुझे पोटेशियम का टेस्ट मिल जाएगा, बट यहाँ पर अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई मुझे आयरन या इसका टेस्ट चाहिए, तो उसका टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ किस किस का टेस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम का। और ये जो मेरे पास डब्बा है, इस डब्बे का टेस्ट देखने को मिलेगा। ये भी तो क्या है तो एक आयन, बट मुझे वो कौन सा आयन चाहिए था, यहाँ पर कौन सा आयन चाहिए था, किस आयन से बना हुआ था ये, यहाँ पर पोटेशियम से बना हुआ था, मिल गया। साइनाइड से बना हुआ था, साइनाइड का टेस्ट नहीं दे रहा। आयरन से बना हुआ था, आयरन का टेस्ट भी नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसने अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखा है, नहीं रखा। FeCN2 सॉरी FeCN है या नहीं है, इसका मतलब सोल्ट की आइडेंटिटी को क्या कर रहा है, रिटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास कुछ बातें हैं। बातें क्या, देखो अब जनरली होता क्या है, अब इस तरह से इसको मेंशन नहीं किया जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर जितनी बातें हम इससे रिलेटेड करेंगे, क्या क्या बातें करेंगे, भाई ये डब्बे के बाहर क्या है, डब्बा क्या है, डब्बे के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, उन सब की हमें बातें करनी है। ठीक है, अब इन सब की बातें करने के लिए अब मैं इसका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, जो एक हमारे पास बनाया जाता है। जनरल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, ठीक है, ये मेरे पास लिखा हुआ है M, और ये लिखा हुआ है L, और ये बना दिया मैंने X, और इस डब्बे के ऊपर लिख दिया +N। -N भी हो सकता है, क्योंकि वो हमारे पास ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है डब्बा। ठीक है, और डब्बे के बाहर कुछ ना कुछ लिखा होगा। ठीक है, चलो एक काम करो, मैं आपको इससे समझा देता हूँ, जो लिखा हुआ है ना इससे समझाता हूँ, इससे जल्दी समझ में आएगा। देखो क्या है मेरे पास, K4FeCN6। ठीक है, ये बना हुआ है। अब सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि मेरे पास जो डब्बा है, ठीक है, इस डब्बे का नाम क्या है, इस डब्बे को बोला जाता है हमारे पास, डब्बे को क्या बोलना है, इस डब्बे को क्या बोलोगे आप लोग, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोला जाएगा इसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो ये साइनाइड है ये आयरन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में पता है ना, एक देता है दूसरा एक्सेप्ट करता है, इस तरह का बॉन्ड बनता है हमारे पास एरो वाला, ठीक है। फोटो बनाकर देखेंगे इसका, ये है हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये हमारा जो पोटेशियम है, पोटेशियम को क्या बोला जाता है, यानी कि जो डब्बे के बाहर वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है आयनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। अब आयनाइजेशन स्फीयर की अगर मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। सीधा सीधा मतलब क्या याद रखोगे, आयनाइजेशन स्फीयर वो होगा जो हमारे पास क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और डब्बे वाला पार्ट टूटता नहीं है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, डब्बे के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा वो नहीं टूटेगा, ठीक है। अब देखो, डब्बे के अंदर ये तो पता चल गया। अब ये डब्बे के अंदर जो आयरन लिखा हुआ है इसको क्या पढ़ते हैं हम, ये होता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, या फिर इसको बोला जाएगा सेंट्रल मेटल आयन। क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन पढ़ा जाता है। और ये जो हमारे पास साइनाइड है, इस साइनाइड को बोला जाता है लिगेंड। क्या बोलते हैं इसे, लिगेंड या लाइगेंड बोला जाता है। अब ये एक जनरल टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। अब इन टर्मिनोलॉजीज को हमें एक एक करके डिस्कस करना है। और भी बातें हैं जो कि अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगा कि यहाँ पर ये साइनाइड कर क्या रहा है, आयरन क्या कर रहा है, इस सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करनी है, ठीक है। तो देखो, जनरल टर्मिनोलॉजीज के अंदर या टर्मिनोलॉजीज हेडिंग डाल देना, टर्म्स टू बी यूज्ड, टू बी यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन कौन सी टर्म्स है जो हमारे पास यूज होने वाली है, ठीक है। सबसे पहली टर्म में लेकर चल रहा हूं, जो कि हमारा डब्बा था। डब्बे को क्या नाम दिया था, डब्बे को नाम दिया है हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या नाम दिया इसे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोला जाएगा, देखो आराम से ध्यान दो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या चीजें, दो चीजें प्रेजेंट है, एक सेंट्रल मेटल एटम है और दूसरा क्या है मेरे पास, लिगेंड है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों के एग्रीगेशन को क्या बोला जाएगा हमारे पास, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो क्या है, द एग्रीगेट, द एग्रीगेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड, एंड लिगेंड, उसे ही क्या बोल दिया जाएगा मेरे पास, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है मेरे पास, आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर किसको बोला जाएगा, जो मेरे पास क्या हो रहा था, डब्बे के बाहर प्रेजेंट था और क्या हो रहा था मेरे पास, आयनाइज हो रहा था, ठीक है। डब्बे के बाहर प्रेजेंट था और मेरे पास आयनाइज हो रहा था, उसको बोला जाएगा द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स salt which gets ionized, which gets ionized, ठीक है। उसे ही क्या बोलना है, which gets ionized in aqueous solution, in aqueous सॉल्यूशन, वही क्या होगा तुम्हारे पास, आयनाइजेशन स्फीयर होगा। हाँ, इसका एक चीज का और ध्यान में रखना कि ये क्या करता है, ये खुद तो आयनाइज हो जाता है, दूसरे को आयनाइज नहीं करता है, इसलिए इसका एक और नाम, मतलब भी क्या करता है, एक तरह से बैलेंस करके रखता है, काउंटर करके रखता है, इसलिए इसका एक और नाम दे रखा है, दैट इज काउंटर आयन। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, नोन एज काउंटर आयन, काउंटर आयन, ठीक है। थर्ड टर्म, थर्ड में देखो हमारे पास क्या प्रेजेंट था, दो चीजें देख ली हमने, डब्बे के बाहर और, सॉरी, डब्बे के बाहर और डब्बा। अब डब्बे के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है उनकी बात करनी है। पहले मैं लिख रहा हूं सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। क्या है अगला, सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। अब ये कौन सा आयन है मेरे पास, कौन सा मेटल है जो डब्बे के अंदर प्रेजेंट है, और डब्बे के अंदर होता तो है, और ये करता क्या है हमारे पास,
जो हमारा लिगेंड है, लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करने का काम करता है ये। क्या करता है ये? लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करने का काम करता है ये। ठीक है, अभी तो मैं जनरल इतना लिख रहा हूं कि जो मेटल डब्बे के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, बाकी तो खैर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। द मेटल, द मेटल which present inside, which present inside, उसे ही क्या बोल दिया जाएगा हमारे पास? सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। आयन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी हो सकता है उस पर चार्ज भी देखने को मिले। ठीक है, और या फिर वो हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकता है, तो एटम। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये जनरली हमारे पास लिया जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट से। क्यों लिया जाता है? क्योंकि यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि लोन पेयर डाले जाएंगे उस जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है इसमें, नेक्स्ट टर्म क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है अगली टर्म? ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोला जाएगा? जो भी मेरा मेटल है, कौन सा? सेंट्रल मेटल, उस पे जितना भी चार्ज होगा वही उसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट। द चार्ज प्रेजेंट ऑन, द चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल आयन या फिर सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, वैसे एटम पे तो कोई चार्ज रहेगा नहीं, तो सेंट्रल मेटल आयन ही लिख लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, निकालना आता है ना? क्योंकि अगर ये नहीं आता होगा ना तो आगे चैप्टर में बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सिखाएंगे चैप्टर के अंदर, बट फिर भी आपको रेडॉक्स में आपने सब पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्या है? अगली टर्म है, क्या नंबर था ये? कौन सी टर्म है? फिफ्थ टर्म। फिफ्थ है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? हमारा जो सेंट्रल मेटल है उसने कितने लोन पेयर एक्सेप्ट करे। क्या है इसका मतलब? हमारा जो सेंट्रल मेटल है उसने कितने लोन पेयर एक्सेप्ट करे, वही क्या हो जाएगा? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर वो 2 लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2। अगर वो 4 एक्सेप्ट कर रहा है तो 4। ठीक है, जितने लोन पेयर एक्सेप्ट करे वही क्या हो जाएगा? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ लोन पेयर, द number of lone pair accepted by, the number of lone pair accepted by सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, वही क्या बन जाएगा? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा। अच्छा, हमारे पास लोन पेयर देगा कौन? लोन पेयर देगा कौन? लिगेंड, अभी बताया आपको। ठीक है, लोन पेयर कौन देगा? लिगेंड देगा। ठीक है, या फिर इसको एक और तरीके से बोला जा सकता है, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में क्या बनने वाला है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने वाला है। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं वो भी क्या हो सकता है? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये भी एक अच्छी डेफिनेशन है, याद रखिएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड formed by formed by सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, इस तरह से भी इसको याद रखा जा सकता है। छठे नंबर पर है हमारे पास लिगेंड। लिगेंड के बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, तो लिगेंड के बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूं लिगेंड का काम क्या है? लोन पेयर देने का। क्या काम है लिगेंड का? लोन पेयर देने का। लिगेंड्स। ठीक है, द स्पीसीज, द स्पीसीज which donate, the species which donate lone pair, lone pair to central metal, central metal is known as, is known as ligands।
ठीक है, उसे क्या बोल दिया जाएगा, लिगेंड्स बोल दिया जाएगा। हाँ, ये हमारे पास अब लिगेंड किस किस टाइप के हो सकते हैं। लिगेंड कैन बी, ये लिख देता हूं मैं, लिगेंड कैन बी न्यूट्रल, न्यूट्रल, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। कैसे कैसे हो सकते हैं ये मेरे पास, न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, या फिर नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, एक सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, अभी मैं इन दोनों को रिलेट करके एक फोटो बनाऊंगा आपके पास, वहां से आपको ये सब पता चल जाएगा। लास्ट है दैट इज डेंटिसिटी। लास्ट क्या टर्म है, डेंटिसिटी। ठीक है, डेंटिसिटी को ऐसा अगर मैं एक सिंपल वर्ड में डिफाइन करूं, इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में क्या है इसका नाम, इसको हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग दंतुकता। क्या पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ा जाता है दंतुकता। दंतुकता का अगर मैं मीनिंग निकालूं दैट मींस काटना। ठीक है, होता नहीं है बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ दंतुकता से कैसे याद रखो इसको, काटना। ठीक है, यानी कि एक लिगेंड कितनी बार काट रहा है, वही उसकी क्या है, डेंटिसिटी है। क्या बोला, एक लिगेंड कितनी बार काट रहा है, काटने का मतलब कितने लोन पेयर दे रहा है। ठीक है, वही उसकी क्या हो जाएगी, डेंटिसिटी हो जाएगी। तो क्या याद रखोगे इसमें, द नंबर ऑफ लोन पेयर, द नंबर ऑफ लोन पेयर donated by a ligand is known as denticity of ligand, is known as denticity of the ligand। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, उस लिगेंड की डेंटिसिटी हो जाएगी, दंतुकता हो जाएगी। ठीक है, मेटल को कितनी बार काट रहा है। ठीक है, अब यही पॉइंट्स को मैं आपको एक फोटो के थ्रू दिखा रहा हूं जो कि आपको ज्यादा रिलेट कर पाएगा। देखो अभी हमने फॉर्मूला सॉरी एक कंपाउंड बनाया था दैट इज K4FeCN6। ठीक है, ये बनाया था K4FeCN6। अब यहाँ पर आपको अभी तो मैं बता देता हूँ कि जो हमारा साइनाइड होता है वो क्या होता है, मोनोडेंटेड होता है। मोनोडेंटेड का मतलब क्या है, जो एक लोन पेयर देगा। क्या करेगा, एक लोन पेयर देगा। इसका मतलब ये हमारे पास कितने बॉन्ड बनाने वाला है, कितने जो भी होगा उसका मैं फोटो से दिखाता हूँ। देखो अभी बोला आपसे कि जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल कौन है यहाँ पर, आयरन, और उसका जनरली काम क्या होगा, लोन पेयर लेने का। क्या होगा उसका काम, लोन पेयर लेने का। तो ये आयरन रहा। अब ये कितने लोन पेयर लेगा और कितने नहीं लेगा उसके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, अच्छा पहले आपसे अगर मैं पूछूं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ठीक है, वो भी निकालना आना चाहिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो देखो यहाँ पर पोटेशियम पे चार्ज कितना होगा, एक पे होता है +1, 4 पे कितना हो गया, +4। ठीक है, साइनाइड पे चार्ज कितना होता है, -1। टोटल कितने, 6, तो ये हो गया -6। ठीक है, इसका निकालने जाओ कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, +2। कितना आएगा इसका, +2। ठीक है, तो ये आयरन पे चार्ज कितना आ गया मेरा, +2। अब कितने लिगेंड है यहाँ पर, 6 लिगेंड लगे हुए हैं। और ये 6 के 6 लिगेंड कैसे है मेरे पास, मोनोडेंटेड, मतलब एक लोन पेयर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा साइनाइड, ये भी मेरा साइनाइड, इधर भी मेरा साइनाइड। टोटल 6 साइनाइड बनाने, 4, 5 और ये 6। ठीक है, हर साइनाइड क्या करेगा, एक लोन पेयर देगा। ये एक लोन पेयर देके इसने बॉन्ड बनाया। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है भी आपको दिख रहा होगा, ये लोन पेयर दे रहे हैं। ठीक है, लोन पेयर देना है, इसका मतलब इसने बॉन्ड इनिशिएट किया है, तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये छोटा सा फोटो अब दिख रहा होगा आपको, कितने लोन पेयर दिए इसने, एक साइनाइड ने एक दिया। तो अगर साइनाइड की डेंटिसिटी पूछी जाए तो क्या याद रखोगे, मोनोडेंटेड। क्या याद रखना है इसके लिए, मोनोडेंटेड। ठीक है, और यहां पर अगर तुमसे पूछ लिया जाए कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन किसके लिए किया जाएगा, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए डिफाइन कर रखा है हमने, किसके लिए डिफाइन होगा, द नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम या आयन, यानी कि हमारा जो सेंट्रल मेटल है उसके लिए डिफाइन होगा। तो कितने इसने यहां पर एक्सेप्ट करे, टोटल कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, 6। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर वैसे वो तो आपने निकाल ही दिया था, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी, वो निकल कर आएगी +2। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड हमें और भी कुछ बातें करनी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ।